हेलो बच्चों, बायोकेम विद विशाल में आपका स्वागत है। हम विशाल सर, हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर लिविंग क्लासिफिकेशन या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, कुछ भी कह सकते हो आप। तो अगर हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, हमने 3 को कवर कर लिया था, है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? फीटेकर ने। हमने इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, इन 3 चीज़ों को पढ़ लिया है। मोनेरा में बैक्टीरिया बताए थे, अच्छे से आपको याद है। प्रोटिस्टा में हम इसको बताए थे क्राइसप ऑफ फंगी। जो भी स्टूडेंट नया है या जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, वो प्लेलिस्ट में या चैनल पर जा करके फिर से सारे वीडियो को अच्छे से पढ़ सकता है, ठीक, तो ज़्यादा अच्छा है, से आपको समझ में आएगा। अब ये 3 हो गया। अब चौथा क्या है? प्लांटी, और 5वां क्या है? एनीमिलिया, ठीक, ये है। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी तो हमने पढ़ लिया। अब हमें प्लांटी और एनीमिलिया पढ़ना है। तो प्लांटी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? प्लांट के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। और प्लांट में कौन कौन पढ़ेंगे हम लोग? प्लांट में पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म, ठीक, इतना पढ़ना है। तो प्लांटी में हम लोग पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे पढ़ने। और एनीमिलिया में पोरीफेरा से। कहाँ से भाई? पोरीफेरा, क्योंकि प्रोटोजोआ कहाँ पर था? प्रोटिस्टा में। हम पहले ही बता तो ये थे आपको कि प्रोटोजोआ यह एक ऐसा फाइलम है जो प्रोटिस्टा में आता है, क्योंकि प्रोटिस्टा में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि, और एनिमल जो फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं, और इसी में यूग्लिना था। तो प्लांटी में आप प्लांट पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनीमिलिया में प्रोटोजोआ टू कॉर्डेटा पढ़ेंगे, ठीक। तो ये पूरा हो जाएगा क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें से प्लांटी और एनीमिलिया, ये दोनों आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। हाँ, प्लांटी और एनीमिलिया कहाँ पढ़ना है? नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो मोनेरा हम बैक्टीरिया पढ़ लिए, प्रोटिस्टा पढ़ लिए, फंगी पढ़ लिए। तो इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा है, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में आना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि वायरस क्या है, वायरॉइड्स क्या है, लाइकेंस क्या है। तो वो क्या चीज़ें हैं, हम उसी को डिस्कशन करेंगे। और उसको डिस्कशन करने के बाद हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम प्लांटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर एनीमिलिया पढ़ेंगे, ठीक। तो यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको? वायरस को, वायरॉइड्स को, और तीसरा किसको भाई? लाइकेन को कोई प्लेस नहीं मिला है, इसलिए हम उसको अलग से पढ़ते हैं। क्यों प्लेस नहीं मिला है, हम इसकी बात अभी करते हैं। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं, वायरस, ठीक। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है। देखिए, पहले के समय में ना कई सारे एनिमल्स को, कई सारे प्लांट को अलग अलग तरीके के डिजीज़ होते थे, रोग होते थे, समस्याएं होती थी। काफ़ी लोग मर जाते थे, कुछ लोग बच जाते थे, कुछ नहीं पता चलता था कि ये किससे हो रहा है। क्यों? क्योंकि तब तक हमने माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन सब को खोजा, डिस्कवरी नहीं किया था, तो हम देख नहीं पाते थे। क्योंकि हम तो वही जनरली विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं जो हमारी आँख से सीधे दिखे, और जो छोटा हो, ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो, तो उसको हम देख नहीं सकते, जिसको कि माइक्रोब कहते हैं। माइक्रोब या फिर सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जो खुली आंख से सीधे नहीं है, दिखाई देते हैं, तो उसको माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स को देखने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे
माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होता था, लोगों को बीमारियां होती थी, लोग मर जाते थे, किसी को समझ में ही नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हम देख तो पाते नहीं थे कि किससे हो रहा है। तो काफ़ी समय के बाद काफ़ी समय के बाद हम लोगों ने बैक्टीरिया को खोजा। किसको खोजा? जो आपने मोनेरा को पढ़ा था, है ना। बैक्टीरिया का डिस्कवरी किसने की थी? याद रखिएगा, एंटी वॉन लीeuwenhoek ने, हमने बताया था। ठीक, तो एंटी वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को खोजा। तो बताया कि देखिए बैक्टीरिया की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया से ऐसे ऐसे रोग होते हैं, इससे ये फायदा है। ठीक, फिर हमें और फिर भी रोग हो रहा था। और जब फिर से रोग हो रहा था तो लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा था कि अब क्यों रोग हो रहा है। अब तो हमने बैक्टीरिया को डिस्कवर कर लिया है, तो बैक्टीरिया, अब जो रोग हो रहा था उसको चेक किए तो पता चला कि वो तो बैक्टीरिया है ही नहीं, वो तो बैक्टीरिया से भी छोटा कोई जीव है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही है। और वो क्या था? वायरस। यानी वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। ठीक, वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो खुली आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देता। इसको देखने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी देखने को में देखेंगे तो दिखेगा। और वायरस जो है ये क्या होता है? ये स्मॉलर है ना देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटा होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस क्या है तो कहेंगे वायरस एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि खुली आंख से आसानी से दिखाई नहीं देता और ये बैक्टीरिया के कंपैरिजन में छोटा होता है। इसलिए ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छन करके निकल जाता है। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर क्या होता है? ये एक फिल्टर पेपर होता है, एक पन्ना पेज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर से अगर बैक्टीरिया को डालेंगे तो बैक्टीरिया उस पेपर को पार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की साइज बड़ी होती है, पेपर में जो छेद है उसकी साइज छोटी होती है तो पार नहीं होता। लेकिन वायरस तो उस बैक्टीरिया से छोटा है, इसलिए वायरस पेपर को पार करके आगे बढ़ जाता है। ठीक, देखो अब वायरस की बात करें ना तो वायरस में दो कैरेक्टर पाया जाता है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर होता है। वायरस लिविंग सजीव का भी कैरेक्टर दिखाता है, नॉन लिविंग निर्जीव का भी कैरेक्टर दिखाता है। कैसे? जब वायरस यूं ही बाहर पड़ा होता है, मतलब किसी सजीव के अंदर नहीं होता तो वो नॉन लिविंग होता है। जैसे इस बोर्ड पर भी कितने वायरस होंगे तो ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन लिविंग है, निर्जीव है, सजीव नहीं है। लेकिन जैसे ही अब ये बोर्ड के वायरस किसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो बॉडी के कांटेक्ट में, संपर्क में आते ही ये क्या हो जाएंगे? लिविंग हो जाएंगे। मतलब वायरस कभी बाहर है, जब किसी एनिमल, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है तो नॉन लिविंग है, और अंदर आ गया तो लिविंग है। यानी जरूरत पड़ने पर नॉन लिविंग, जरूरत पड़ने पर लिविंग, दोनों का कैरेक्टर रखता है। तो हम इसको क्या माने? इसको हम लिविंग माने कि इसको हम नॉन लिविंग माने? इसलिए कहा गया इसको कुछ मत मानिए, और यही कारण है कि इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसको क्लासिफाई किया गया, बांटा गया जो लिविंग था, और वायरस में लिविंग नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर था। हम कंफ्यूज हो गए इसलिए इसको नहीं बांटे और इसको एक अलग ही हमें पढ़ा दिया गया और इसको बोल दिया गया कि ये तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है। यानी आपसे कुछ पूछा जाए कभी कि सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग को कौन जोड़ता है, तो वो आप क्या बोलेंगे? वायरस जोड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है। ठीक, हम क्या कहें? हम अभी तक बस ये बोले कि वायरस या एक सूक्ष्म जीव है जिसको खुली आंख से आसानी से देख नहीं सकते हैं। ठीक, ये बैक्टीरिया से साइज में छोटा होता है, इसलिए इसकी डिस्कवरी काफ़ी बाद में हुई। ठीक, और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया फिल्टर पेपर को पार कर जाता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से बैक्टीरिया पार नहीं होते, लेकिन वायरस का साइज छोटा होने की वजह से वो पार कर जाता है।
ठीक, फिर हम क्या कह रहे हैं कि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर रखता है। जब ये किसी एनिमल के बॉडी के अंदर, जैसे हम लोग, लिविंग में चला जाता है तो ये लिविंग करता है। और लिविंग का सबसे मेन कैरेक्टर क्या था, आपको हम बताए थे, रिप्रोडक्शन, जन्म। ठीक, तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी के अंदर आते ही ये रिप्रोडक्शन करने लगता है और अपने नंबर को बढ़ाने लगता है। ये इसका कौन सा लक्षण है, कैरेक्टर है, लिविंग का कैरेक्टर है। जब बाहर रहता है, बोर्ड वोर्ड पे रहता है, तो नॉन लिविंग उसी तरीके से पड़ा रहता है। वायरस को सालों साल, हजारों साल तक इसी तरह रखा जा सकता है। जैसे इस बोर्ड पे अगर वायरस है तो इसको, बोर्ड को अगर हम 1000 साल तक रख देंगे फिर भी वायरस वैसा रहेगा, मरेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही बोर्ड से किसी भी तरीके से हमारे अंदर आ जाएगा, तुरंत का तुरंत क्या होगा, लिविंग हो जाएगा और रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ाएगा। जब ढेर सारा नंबर में हो जाएगा तो हम पे कोई ना कोई डिजीज या बीमारी इसके वजह से कॉज होगा, हमें बीमारी होगा। तो वायरस में लिविंग नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और वायरस, यही कारण है कि इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई प्लेस नहीं दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। तो इस वायरस को खोजा किसने था, वायरस को इवानोस्की ने खोजा था। किसने किया था, इवानोस्की। तो याद रखेगा कि वायरस की डिस्कवरी इवानोस्की ने की थी और बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की थी, एंडी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक, तो वायरस को इवानोस्की ने खोजा था। किस में खोजा था भाई, वायरस को इवानोस्की ने टोबैको में खोजा था। किस में खोजा था, टोबैको में खोजा था और इसको नाम दिया था टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या नाम दिया था भाई, टोबैको मोज़ैक वायरस। याद रखिएगा। ठीक, क्या कि वायरस की डिस्कवरी इवानोस्की ने टोबैको में किया था और इसे नाम दिया था टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं तंबाकू का चितेरा रोग। क्या कहते हैं, तंबाकू का चितेरा रोग या टोबैको मोज़ैक वायरस। इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने देखा था कि टोबैको का लीफ, जैसा कि स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है, टोबैको का ये जो लीफ होता है, इस लीफ पर एक वायरस ग्रो कर जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, लीफ धीरे धीरे खराब हो जाता है। जैसा फिगर में देखो, इस लीफ पर देखो वायरस ग्रो किया है, देखो इसके स्ट्रक्चर कैसे बदल रही है। ठीक, तो धीरे धीरे ये लीफ क्या होता है, खराब हो जाता है। खराब हो जाने के बाद अब चेक किया गया कि ये कौन सी बीमारी है, ये किसकी वजह से ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये लीफ खराब हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इसका रस लिया, मतलब इस पूरे लीफ को मसल करके इसका रस लिया, जिसको सैप कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप। अब इसका रस लिया, अब बैक्टीरियल फिल्टर पेपर लिया ऐसे, ठीक, अब उसके ऊपर डाल दिया तो देखा छन गया और इस पे कुछ नहीं मिला। तो वाक्का बहुत परेशान हो गए। कैसे परेशान हो गए, क्यों, क्योंकि ये सोचे कि आखिर तंबाकू के पत्ती में, लीफ में डिजीज हुआ तो किसी न किसी चीज़ से तो हुआ होगा। अब ये अभी तक वायरस को खोजा नहीं गया था, तो माइंड में लोगों के बैक्टीरिया आ रहा था कि नहीं बैक्टीरिया से हुआ है। तो इसलिए क्या कहा गया कि इसको फिल्टर पेपर, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छानते हैं। तो जैसे ही उसके रस को डालें, सब छन करके नीचे चला गया, ऊपर कोई बैक्टीरिया नहीं मिला। तो कंफ्यूज हो गए कि यानी कोई बैक्टीरिया ही नहीं मिला, यानी ये रोग बैक्टीरिया से नहीं हुआ बल्कि उससे भी छोटा किसी चीज़ से हुआ। और तब एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि वो क्या है, वायरस है। क्या है, वायरस। तो इस तरीके से वायरस को खोजा गया। यानी वायरस की डिस्कवरी इवानोस्की ने टोबैको मोज़ैक वायरस से किया था। कैसे किया था, उसके रस से, उसके सैप से, उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पार करा करके तब किया था। तो वायरस के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि वायरस माइक्रोब्स है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों का कैरेक्टर रखता है, इसलिए 5 किंगडम में नहीं रखा गया है। ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर को पार कर जाता है। इसको इवानोस्की ने टोबैको मोज़ैक वायरस टोबैको में डिस्कवर किया था। ठीक, तो ये आप लीफ उसका स्ट्रक्चर तो देखे ही। अब हम बात करते हैं वायरस के खुद के स्ट्रक्चर के बारे में कि वायरस कैसा दिखता है। आइए देखते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कैसा दिखता है। तो वायरस अलग अलग शेप में हो सकता है, हर एक का साइज अलग अलग हो सकता है, कुछ भी अलग अलग हो सकता है। बस एक बात कॉमन है जो हर स्ट्रक्चर में होता है और वही हम दिखाते हैं। ठीक, तो अगर हम दिखाते हैं उसको, तो देखो वायरस का सबसे बात करते हैं। अगर वायरस को हम जनरली बनाते हैं तो अगर मान लेते हैं कि ये एक वायरस है, तो बीच में देखो, इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में डीएनए होता है। क्या होता है इसका, डीएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है।
पहले याद रखना कि वायरस में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक, वायरस में बीच में न्यूक्लियस नहीं होता। अभी इसके बाद जब आपको सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे से क्लियर होगा कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या होता है। क्लास 9th में आप पढ़ के आए थे, ये किसी भी सेल के कोशिका के बीच में होता है, ठीक। तो वायरस में बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ, और उसके बाहर क्या होता है, प्रोटीन का एक लेयर होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी वायरस हो, किसी भी तरीके का वायरस हो, तो उसके बीच में एक जेनेटिक मटेरियल होता है और उसके चारों तरफ प्रोटीन का एक लेयर होता है, कैप्सिड जिसे कहते हैं। इतनी बात सब में कॉमन मिलेगी, बाकी स्ट्रक्चर अलग अलग बदलेगा। तो आप याद रखिएगा कि वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ। भाई 10th में आप मेंडल में पढ़ के आए थे, डीएनए, ये डीएनए है, यही वो आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए या आरएनए है, यही वो आनुवांशिक पदार्थ है जो किसी भी लक्षण को इससे इसके जो बच्चे पैदा होंगे उसमें ले जाएगा, है ना। तो बीच में क्या होता है, डीएनए होता है जिसको जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। फिर चारों तरफ प्रोटीन की एक लेयर होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। यही एक वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक। ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए वायरस को कंट्रोल करता है, इसका अगले जनरेशन में इसका जो भी कैरेक्टर है लेके जाता है, ठीक। तो ये नॉर्मली वायरस का स्ट्रक्चर है, पर कभी कभी किसी वायरस में देखो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन होने की वजह से वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। याद रखिएगा, या न्यूक्लियो प्रोटीन न करके आप न्यूक्लियो कैप्सिड कहिए, ठीक। क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड, यानी वायरस में जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन की लेयर होने की वजह से इसको न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये मैक्सिमम वायरस का स्ट्रक्चर है। पर कभी कभी किसी वायरस में प्रोटीन के ऊपर एक और लेयर हो जाती है, जो लेयर क्या होती है, लिपिड की होती है। किसकी होती है भाई, लिपिड की, लिपिड की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में जेनेटिक मटेरियल होता है जो उसको कंट्रोल करता है, उसके चारों तरफ प्रोटीन का एक लेयर होता है, उस लेयर को कैप्सिड कहते हैं, ठीक। और इसकी वजह से वायरस को क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियो कैप्सिड। लेकिन कभी कभी उसके ऊपर भी एक लिपिड का लेयर पाया जाता है। अब वायरस करता क्या है, ये वायरस क्या होता है, जब वायरस हम पे अटैक करता है ना, कितना ज़्यादा दुष्ट है। देखो जब वायरस हम पे अटैक करता है तो हम पे अटैक करने के बाद हमारा जो सेल है, हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उस सेल के डीएनए में अपना डीएनए जोड़ देगा। देखो आराम से समझो, जैसे ये हमारा एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, हम तो डेवलप हैं, और हमारा ये डीएनए है। ये डीएनए हमारे पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है और सेल से हमारी बॉडी अपनी काम कर रही है। लेकिन जब हम पे वायरस अटैक करेगा ना, तो वायरस अटैक करेगा तो अपना डीएनए हमारे डीएनए में जोड़ देगा, दोनों को डीएनए को जोड़ करके इसको अपना बना लेगा, अपने मर्जी के मुताबिक, यानी अपनी इच्छा के अनुसार हमारे सेल को कंट्रोल करेगा। अब ढेर सारा ढेर सारा वायरस बनाएगा, और जब वायरस का नंबर बहुत ज़्यादा होगा तो हम ही पे अटैक करके हम ही को रोग फैलाएगा, हम ही को किसी ने बीमार कर देगा, समझे। तो वायरस सेल पे अटैक करके सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है उसको कंट्रोल करके ढेर सारा वायरस बनवाता है। ढेर सारा वायरस जब बन जाता है तो उससे फिर हमको क्या होती है, बीमारियां होती हैं। तो ये था वायरस और वायरस का स्ट्रक्चर। और एक जो टोबैको का कह रहे थे, टीएमबी वायरस। कौन सा वायरस, टीएमबी वायरस। याद रखिएगा, टीएमबी वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, इसी को कहते हैं हम तंबाकू का वायरस। देखो ये स्ट्रक्चर है, यही है चितेरा रोग, इसी से हुआ था, यही टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर है, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है आपके, क्या पूछा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो लोग बोलते हैं डीएनए, या लोग बोलते हैं आरएनए, समझो, ठीक। देखो ज़्यादातर एनिमल का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एनिमल वायरस का डीएनए। ज़्यादातर एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए, और प्लांट वायरस का आरएनए। याद रखना,
कि ज़्यादातर एनिमल वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, प्लांट वायरस का आरएनए। हम ज़्यादातर बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं कि होता ही है, ठीक। यानी किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल कोई एक होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों में से एक। आपके घर में मुखिया कोई एक हो सकता है, या तो पापा या तो मम्मी। अब डिपेंड करता है कि कौन किसका रुतबा है, पापा का कि मम्मी का, पर है तो एक ही। उसी तरह किसी भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल कोई एक हो सकता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। डीएनए है तो आरएनए नहीं, आरएनए है तो डीएनए नहीं। लेकिन ज़्यादातर एनिमल वायरस डीएनए, ज़्यादातर प्लांट वायरस, ये एनिमल वायरस मतलब ऐसे वायरस जो एनिमल पे अटैक करते हैं, ये ऐसे जो प्लांट पे अटैक करते हैं, ठीक। तो लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप बोलेंगे डीएनए या आरएनए, क्योंकि डीएनए है कि आरएनए आपको क्लियर नहीं है, दोनों नहीं बताते और कभी एक नहीं बताते। और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट एग्जाम जो डॉक्टर के लिए होता है उसमें, ठीक, कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, तो डीएनए या आरएनए, ठीक। तो इस तरीके से हमने वायरस को कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड है वायरॉइड्स। आइए देखते हैं कि वायरॉइड्स क्या होता है। देखो वायरॉइड्स, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स ये वायरस से भी छोटा है। ठीक, तो वायरॉइड्स ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वायरस से भी छोटा है, और इसकी खोज थियोडर डाइनर ने की थी। किसने किया था? थियोडर डाइनर ने। किसमें? पोटैटो में। और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नाम रखा उसका, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक, याद रखिएगा कि वायरॉइड्स ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो वायरस से भी छोटे होते हैं, और इसकी डिस्कवरी थियोडर डाइनर ने की थी। किसमें की थी? पोटैटो में। और इसको नाम दिया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक, कंडवायराइट्स रोग कहते हैं। ठीक, तो ये हिंदी बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चा, आप पढ़ सकते हैं, कोशिश कीजिए सारे स्टूडेंट। ठीक, तो वायरॉइड्स कि वायरॉइड्स ये वायरस से भी छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। इसकी डिस्कवरी थियोडर डाइनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में किया था। इसकी वजह से पोटैटो का रूट जो होता है वो, जिसमें जहाँ पर पोटैटो लगता है वो टूट टूट करके अलग हो जाता है, और इसको वायरॉइड्स इसलिए कहते हैं ये वायरस से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें आरएनए एंड प्रोटीन लेयर एब्सेंट होता है, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी नीट का और बीएचयू का क्वेश्चन है। ठीक, कि वायरॉइड्स में क्या नहीं होता, तो याद रखिएगा वायरॉइड्स ये वायरस जैसा नहीं होता, उससे भी छोटा। इसमें आरएनए और प्रोटीन का लेयर नहीं होता, बल्कि केवल डीएनए होता है। किसमें? बस डीएनए होता है। तो वायरॉइड्स में आरएनए या प्रोटीन लेयर नहीं पाया जाता, यानी इसको न्यूक्लियोकैप्सिड नहीं कह सकते। बस जेनेटिक मटेरियल कोई तो होना चाहिए ना जो उसको कंट्रोल कर सके, और वो क्या है? डीएनए। तो वायरॉइड्स में केवल डीएनए होता है। ठीक, एक वायरॉइड्स का ये स्ट्रक्चर है, देखो ये है, इसमें केवल डीएनए है और इसका कैप्सिड, इसका लेयर है। ना तो इसमें आरएनए होगा, ना तो इसमें प्रोटीन होगा। ये देखो कोरोना वायरस की तरह लग रहा है, पर कोरोना वायरस नहीं है, ये वायरॉइड्स है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा लास्ट चैप्टर का टॉपिक बचा लाइकेन। आइए देखते हैं वो क्या होता है। देखो लाइकेन ये बहुत ही स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है। ये एक लाइकेन सिम्बायोटिक होता है, जिसको हम बताए थे सहजीवी का एग्जाम्पल है। ठीक, याद रखिएगा लाइकेन क्या होता है? सिम्बायोटिक, सहजीवी के एग्जाम्पल होता है। सिम्बायोटिक क्या होता है? ऐसा रिलेशन या ऐसा संबंध जिसमें दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ होते हैं और सबको फायदा होता है। यानी लाइकेन कोई एक अकेला एनिमल या ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो लोगों की बॉडी को बिल्ड करके बनता है। ठीक, तो लाइकेन यह एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। इसमें दो लोग एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और सबको फायदा होता है, दोनों को। कौन कौन भाई? फंगी प्लस एल्गी। एल्गी, तो याद रखिएगा
कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकेन में, यानी ये सहजीविता है, सह यानी साथ साथ, जीवी यानी जिंदा रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और सबको फायदा होता है। लाइकेन फंगी और एल्गी से मिक्स करके बना, इसलिए ना तो इसको हम फंगी में पढ़ पाएँ ना तो इसको एल्गी में पढ़ पाएँ, इसलिए इसको अलग पढ़ते हैं। ठीक, अब जैसे एक बात करें तो अगर लाइकेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये देखो नीचे, देखो ये इसके ऊपर, देखो इस तरीके से सवाल है, देखो ऊपर होता है एल्गी, नीचे होता है फंगी। ऐसा क्यों? लोग कहेगा हम ऊपर नीचे करेंगे, नहीं नहीं हम ऊपर नीचे करेंगे, कहे इसे माने तो क्या गड़बड़ाएगा। देखो पहले याद रखो ये फंगी है तो ये रूट नहीं हो सकता, पहले ही बताए थे फंगी में रूट स्टेम लीफ में डिफरेंस नहीं होता, बल्कि ये क्या है, राइजोइड्स हैं। याद कीजिए, जो पढ़ते हैं उसको रिमेंबर भी किया कीजिए। तो ये राइजोइड्स है, एल्गी ऊपर होता है फंगी नीचे होता है, और एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल है, आपको अच्छे से पता है। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता, तो जब एल्गी में क्लोरोफिल है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और क्या बनाएगा, फूड। ठीक, ऊपर कौन होता है, एल्गी, और एल्गी क्या करता है, उसमें क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है, और वो फूड बनाता है। फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए फूड नहीं बनाता। अब बताओ फंगी ऊपर रहता है एल्गी नीचे, तो एल्गी को फूड बनाना है तो कभी इस पे सन का लाइट पड़ता नहीं पड़ता, क्योंकि फंगी इसको रोक लेता, तो फूड बनता नहीं, तो दोनों वैसे ही मर जाते हैं। इसलिए एल्गी ऊपर है। पूछेगा कि ऊपर कौन है, एल्गी होता है। क्यों? क्योंकि एल्गी ऊपर इसलिए होता है कि सन का लाइट बराबर एल्गी पे पड़े और फोटोसिंथेसिस हो सके। फंगी को तो लाइट से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसको तो फोटोसिंथेसिस नहीं करना है। लेकिन जैसे नीचे एल्गी को करोगे तुरंत गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए हमेशा एल्गी ऊपर होता है, फंगी नीचे होता है। ठीक, तो एल्गी और फंगी, तो बताओ ये फूड बनाए, ये फूड बनाने के बाद खुद भी खाता है, बदले में इसको भी देता है। तो बताओ ये तो अपना काम कर दिया। अब बारी इनकी क्या करते हैं, ये ज़मीन से, सॉइल से वाटर मिनरल लेकर के इनको देते हैं फूड बनाने के लिए, प्लस इनको रहने के लिए घर दिए हैं। तो बताओ दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, यानी लाइकेन फंगी और एल्गी का मिक्सचर है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, खुद लेता है और फंगी को भी देता है। फंगी बदले में एल्गी को रहने के लिए जगह और वाटर मिनरल को देता है। ठीक, तो ये है एक रिलेशन जिसको लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन में एल्गी वाले पार्ट को, है ना, लाइकेन में बताओ फंगी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते थे माइकोलॉजी, इसको फाइको, तो फाइकोबायोन्ट कहते हैं। ये पूछा जाता है कि लाइकेन में फंगी को क्या, एल्गी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, फाइकोबायोन्ट, और फंगी वाले को माइकोबायोन्ट। सी है बच्चा, याद रखिएगा कि फंगी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, माइकोबायोन्ट, और एल्गी वाले पार्ट को फाइकोबायोन्ट। एक लाइकेन का स्ट्रक्चर ये देख रहा है। लाइकेन कई सारे कलर्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, देखिए आप। ठीक, तो लाइकेन क्या होता है, लाइकेन कभी भी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है, कि लाइकेन कभी भी पॉल्यूटेंट एरिया में ग्रो नहीं करते, वहाँ पर नहीं विकसित होते जहाँ पॉल्यूशन हो। ठीक, तो ये इंडिकेटर हैं, क्या है, इंडिकेटर हैं, इंडिकेटर हैं किसका, पॉल्यूशन का। ये पॉल्यूशन को, प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कहीं लाइकेन नहीं है तो इसका मतलब वहाँ प्रदूषण ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर प्रदूषण कम होता तो लाइकेन विकसित होता है। ठीक, और स्पेशली किसका, SO2 का, याद रखिएगा। ठीक, तो लाइकेन SO2 का और भी सभी चीज़ों के प्रदूषण का इंडिकेटर होता है। जहाँ लाइकेन ढेर सारे हैं मतलब प्रदूषण कम है, जहाँ नहीं है इसका मतलब प्रदूषण ज़्यादा है। तो याद रखिएगा कि लाइकेन इज अ इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ठीक, स्पेशली फॉर SO2। ठीक, ये था। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को कवर कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर के, किंगडम प्लांटी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।